नमस्कार दोस्तों, आज हम डेमोक्रेसी इंडेक्स पर बात करेंगे। भारत जो है 2 अंक नीचे फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उसके मद्देनज़र जिस तरह की रैंकिंग आई है, किसने दी है ये रैंकिंग, इसका क्या महत्व है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और इसके साथ साथ अदर कंट्रीज़ का हाल क्या है, एशियन कंट्रीज़ में क्या है रैंकिंग में और यूपीएससी में, और इसकी जो मेथोडोलॉजी है ये किस तरीके से इसको रिपोर्ट में वर्गीकृत किया जाता है या कैटेगराइजेशन इसमें की गई जाती है, उस सब पर हम बात करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर जो भारत जो है 2 अंक नीचे फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में जो रैंक थी वो 51st रैंक थी, लेकिन ये 2 स्थान फिसला है। इसकी वजह भी हम बताएंगे। इसमें जो नॉर्वे जो है ये इसने अपने जो शीर्ष स्थान है, जो नंबर 1 कंट्री रही है, पिछले साल भी नंबर 1 पर शीर्ष स्थान पर इसने अपना बरकरार रखा था। तो जो विश्व की जो सबसे एक तरीके से जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम सबसे बड़े हैं, और भारत लोकतंत्र सूचकांक में 2 अंक नीचे फिसल गया है। तो 2020 में जो सूचकांक की जो वर्ल्ड रैंकिंग्स थी यानी वैश्विक रैंकिंग थी, इसमें भारत जो है 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर आ गया है। तो ये रिपोर्ट जो आई है ये इसने कहा गया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU। ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है किस रिपोर्ट में इसका हवाला दिया जाता है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है ये कौन सी रिपोर्ट में कहा जाता है। इस तरह से तमाम इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, में फिर से बोलता हूँ, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ये रिपोर्ट है, EIU की ये रिपोर्ट है। इसके जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने ऑफिशियली इसको कहा है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं इनसे पीछे हटना और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण जो देश हम 2019 में जो हमारी जो रैंकिंग थी वो 51वें स्थान पर थी, उससे ये 2 स्थान फिसल गया है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो ये रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट है। इसके बाद जो है इसमें जो अधिकतर जो हमारे पड़ोसी देश हैं हम उनसे बिल्कुल ऊपर हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई इतनी ज्यादा इस प्राउड वाली बात नहीं है, बल्कि हमें फिक्र होनी चाहिए इसकी कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। हमारी लेगेसी रही है 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ाद मुल्क के तौर पर हमारी काफ़ी सारी सेलिएंट फीचर्स रही हैं, डेमोक्रेसी को लेकर हमारी काफ़ी ज़्यादा सेलिएंट फीचर्स रही हैं। तो उसके मद्देनजर 53rd रैंक जो है ये काफ़ी सोचनीय वाली बात है और इसमें इंप्रूवमेंट होनी ही चाहिए और मैसिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ, इसको एक और दिया गया है इसके अंदर, जो ये इसका लेख है इसमें बेसिकली, तो डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ शीर्षक वाले जो IEU के जो ताज़ा लोकतंत्र सूचकांक में जो नॉर्वे है इसे बरकरार रखा है इसने अपना स्थान नंबर 1 पर। इसके बाद आपका आइसलैंड है नंबर 2 पर, स्वीडन नंबर 3 पर है, न्यूजीलैंड जो है ये आपका नंबर 4 पर बरकरार रखा है, कनाडा जो है ये आपका नंबर 5 पर है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज है। मैं फिर से बोलता हूँ, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा, इसको रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। और इसमें जो है कि 5 देशों में इसमें जो है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र हैं इसमें न्यूजीलैंड ने जो है अपना चौथा स्थान को बरकरार रखा है। और इस क्षेत्र में जो हमारा जो सबसे, इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए नॉर्थ कोरिया को लेके, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें 167 कंट्रीज का आकलन किया गया है। तो नॉर्थ कोरिया जो है आपका एंड में आया है, सबसे लास्ट आया है 167 रैंक पर। तो इसमें खास बात यह है 167 रैंक है, जबकि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान ने जो है इसमें 2019 में तुलना में ये ऊपर आए हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किन एशियन कंट्रीज ने इंप्रूव किया है, तो उसमें जापान, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और इसमें ताइवान जो है ये ऊपर आए हैं। तो इसमें जो है कि अगर हम अब इससे देखें, एशियन कंट्रीज पर भी हम आएंगे, अगली स्लाइड पे देखते हैं। इसके बाद जो अगर हम देखें कि जो सूचकांक है आपका लोकतांत्रिक सूचकांक, किस तरीके से इसमें जो कंट्रीज हैं इनको वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत को अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील और बेल्जियम के साथ, यानी कि 4 कंट्रीज जो हैं, इंडिया जो है अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील, इनके साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, ये इसमें कैटेगराइज्ड है, इसके तहत वर्गीकृत किया गया। यानी जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है त्रुटिपूर्ण है, तो इसी पूछा जा सकता है कि किन और कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है, तो उसमें अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील। तो इसमें EIU की जो ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और थाईलैंड की रैंकिंग में जो ऑफिशियल्स हैं इनको लोकतांत्रिक वैल्यूज से पीछे हटना और जो सिटीजन हैं इन कंट्रीज के इंक्लूडिंग थाईलैंड, इसके अधिकारों पर कार्रवाई के कारण ये गिरावट आई है, ऐसा इस रिपोर्ट का ऑफिशियली मानना है, ऑफिशियली एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम इसको देखें, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, तो लोकतांत्रिक जो सूचकांक है यानी कि जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, इसमें 167 में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, यानी इसमें खास बात यह है कि 23 कंट्रीज को जो है पूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा गया है, और इसमें 52 कंट्रीज को जो है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रखा
गया है। तो इंडिया जो है 52 कंट्रीज के ग्रुप में है। तो 23 जो है पूर्ण लोकतंत्र में, जिसमें सबसे अच्छा रिपोर्ट है उनका। 52 नेशंस जो हैं वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में है, और 35 जो देश हैं उसमें मिश्रित शासन, यानी कि उसमें आपका भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिश्रित शासन के अंदर रखा गया है। और जो 57 देश हैं वो आपका सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 इसमें मुख्यता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, 23 कंट्रीज जो है आपके पूर्ण लोकतांत्रिक में कैटेगराइज की गई हैं। 52 कंट्रीज जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंदर कैटेगराइज की गई हैं। 35 देश को मिश्रित शासन के अंदर इसमें कैटेगराइज किया गया है, और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो श्रीलंका को जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया। तो पूछा जा सकता है कि किस नेबरिंग कंट्रीज को हमारे साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंदर रखा गया है, तो श्रीलंका का इनमें राइट आंसर। इसके बाद जो है कि बांग्लादेश, भूटान, भूटान खासतौर पे आप याद रखिएगा, और पाकिस्तान जो है ये मिश्रित शासन वर्ग में रखा गया है। और अफगानिस्तान जो है आपका 139th रैंक पर है, यानी 167 टोटल है, उसमें अफगानिस्तान की जो रैंक है 139th रैंक है। और उसके साथ ये सत्तावादी शासन के तौर पर उसे वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जहां पर सत्तावादी शासन है ये अफगानिस्तान को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें जो खास बात निकल करके आती है, हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब इसमें जो खास बात निकल कर अब इसमें जो बात निकल करके आती है वो ये है कि भारत को 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर जो है अब 6.61 हो गए हैं। यानी 6.9 से जो है अब हमारा जो मौजूदा अंक है हमारे 6.61 हो गए हैं। तो भारत को 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो इस साल घटकर 6.61 अंक रह गए। तो EIU ने कहा है कि जो मौजूदा शासन है इसमें लोकतंत्र मूल्यों के पीछे हटने का परिणाम स्वरूप भारत को 6.61 मिले हैं। इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। तो जो उसकी वैश्विक रैंकिंग है जो 2014 में जो 27वें से गिरकर 53वें हो गई, यानी कि आप ये देखिए मोदी सरकार जब आई थी उस वक्त जो थी 2014 में 27वीं रैंक पर थी, तो ये एक तरीके से 53rd रैंक पे हो गई है। इसका गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन इसका कुछ और हो सकता है, लेकिन इसमें जो भारत के जो 2014 में जो इसके जो पॉइंट्स थे उस वक्त हमारे थे 7.92 हमारे पॉइंट्स थे, जो अब हमारे 6.61 हो गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक अंक है। यानी 2014 में जो हम 27th रैंक पर थे, जो उस वक्त जो हमारे रैंक जो पॉइंट्स थे, हमारे जो अंक थे वो 7.92 थे। 2019 में 6.9 हुए, और 2020 में ही 6.61 हो गए। तो इसके बाद जो है भारत जो है लोकतांत्रिक सूचकांक में 51वें स्थान पर रहा था 2019 में। और भारत जो है पड़ोसी देशों में श्रीलंका जो है 68th है, बांग्लादेश 76th है, भूटान आपका 84th है, और पाकिस्तान 105 पे है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, श्रीलंका 68 है, बांग्लादेश आपका 76 है, भूटान आपका 84th पे है, और पाकिस्तान आपका 105वें स्थान पर रहा। यानी कि एशियन कंट्रीज ने बहुत ही खराब किया है। और जिस तरीके से टॉप 5 आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा, और नंबर 1 जो आपका नॉर्वे रहा है, तो इन सब के मद्देनजर ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगले एपिसोड अगले अंक में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।